मेरे भाई और मैंने अचानक दो तावीज पा ली। एक था एग्जाम गॉड वेल्थ गॉड का तावीज। मेरे भाई ने सबसे पहले वेल्थ गॉड वाला तावीज झपट लिया, इसलिए मुझे एग्जाम गॉड वाला ही चुनना पड़ा। लेकिन किसे पता था कि ये तावीज सिर्फ 1 साल के लिए ही थे। ज्यादा लग्जरी लाइफ जीने की वजह से मेरा भाई बहुत जल्दी गरीब हो गया, लेकिन मैं हमेशा मेहनत से पढ़ता रहा। आखिरकार मेहनत से सीखी हुई चीजें कभी एक्सपायर नहीं होती। बाद में मैंने नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड जीता और एक बिजनेस जीनियस के साथ मिलकर शेनहुआ ग्रुप बनाया। 100 बिलियन से ज्यादा की नेटवर्थ के साथ मैं देश का सबसे अमीर आदमी बन गया। अचानक मेरे भाई को बहुत जलन होने लगी। एक फैमिली गैदरिंग में उसने मुझे ठोकर मार दी और मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गया। और जब मैं रिबॉर्न हुआ तरी तो वो समय था जब हमें तावीज मिलने से ठीक 1 हफ्ता पहले था। मैंने देखा कि मेरे भाई ने पहले ही एग्जाम गॉड वाला तावीज चुन लिया था। मुझे तुरंत समझ आ गया कि वो भी रिबॉर्न हो चुका है। आखिरकार पिछले जन्म में तो वो वेल्थ गॉड वाला तावीज पाने के लिए बेताब था। मैं मुस्कुराया। मुझे पढ़ाई बहुत पसंद है, इसलिए एग्जाम गॉड का तावीज मिलना मेरे लिए शेर के मुंह में मक्खन जैसा था। मैंने खुशी खुशी ये तावीज ले लिया। भाई, इस बार मेरी बारी है टॉप पर आने की, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में टॉप स्कोरर बनने की, किंग बे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की और दुनिया भर के लोग जो वैज्ञानिक मुझे सराहें वो बनती मुस्कान दी। फिर मैंने मन ही मन कहा, चलो ये इस बार मैं तुम्हें एक ब्राइट फ्यूचर दिलाने में मदद करता हूँ। वेल्थ गॉड का तावीज मिलते ही मैंने अपनी जेब में पड़े सिर्फ 50 युआन लेकर लॉटरी स्टेशन की तरफ दौड़ लगा दी। वहाँ मैंने 20 युआन में 10 स्क्रैच कार्ड खरीदे। कोई बहुत बड़ा प्राइजर नहीं जीता, लेकिन 50,000 युआन जरूर जीत गए। फिर मैंने उस 50,000 युआन को लेकर अलग अलग लॉटरी स्टेशनों पर गया और 10,000 युआन में दर्जनों तरह के 100 फोल्ड फॉर्च्यून लॉटरी टिकट खरीदे। अब रात के ड्रॉ का इंतजार था। टिकट खरीदने के बाद मैंने एक नया फोन, कंप्यूटर, हेडफोन और बाकी वो सारी चीजें खरीदी जो मुझे पहले नहीं थी। फिर मैं हाइडीलाओ जाकर खूब अच्छा खाना खाया। पिछले जन्म में मैं पढ़ाई और रिसर्च में इतना खोया रहता था कि अक्सर खाना भी भूल जाता था। इसी वजह से गैस्ट्राइटिस हो गया और बाद में स्टमक कैंसर। मैं दुनिया के सारे हाइडीलाओ, बारबेक्यू और स्क्यूअर शॉप्स खरीद सकता था, लेकिन मेरा पेट एक भी प्लेट हॉट पॉट या बारबेक्यू या स्क्यूअर नहीं सह पाता था। अब खूब स्वादिष्ट हॉट पॉट खाने के बाद मैंने एक 5 स्टार होटल में किंग साइज रूम बुक कर लिया। पिछले जन्म में अच्छी नींद के लिए मैंने 4.2 मिलियन युआन खर्च करके हेस्टेंस मैट्रेस खरीदा था। फिर भी मुझे नींद नहीं आती थी। मैं डरता था कि दिमाग तेज नहीं रहेगा, नई टेक्नोलॉजी नहीं बना पाऊंगा। स्लीपिंग पिल्स लेने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, इसलिए आंखें खोलकर सुबह होने का इंतजार करता रहता था। अब आखिरकार मेरी नींद नॉर्मल हो गई थी। जब मैं उठा तो 15 घंटे बीत चुके थे। मैंने फोन खोला और चला कि कुल 1.5 मिलियन युआन जीत गया हूँ। ये रातों रात अमीर बनने जितना तो नहीं था, लेकिन वेल्थ गॉड का तावीज ना होता तो बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी में 10,000 युआन भी नहीं जीत पाते। मैं तुरंत लॉटरी सेंटर गया और प्राइस क्लेम कर लिया। 20% टैक्स कटने के बाद मेरे पास 1.2 मिलियन युआन बच गए। मेरे बेवकूफ भाई की तरह मैंने पैसा पैदा करने वाला पैसा नहीं बनाया होता तो तावीज खत्म होते ही सब कुछ उड़ जाता। लेकिन मैंने पिछले जन्म में साइंटिफिक रिसर्च भी की थी और कंपनी भी चलाई थी। पिछले जन्म का ज्ञान अभी भी मेरे पास था। पैसा तो बाहरी चीज है, सिर्फ मेहनत से हासिल किया हुआ ज्ञान और स्किल्स ही जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहते हैं। मैंने कंप्यूटर ऑन किया या सिक्योरिटीज अकाउंट बनाया और पिछले जन्म में मार्केट की लीजेंड रही स्टॉक डोंगफांग टेक्नोलॉजी ढूंढ ली। अभी ये स्टार्टअप स्टॉक अपने शुरुआती ऑफरिंग पर था और कीमत सबसे कम थी। मेरी याद के मुताबिक 1 हफ्ते में ये स्टॉक 1 युआन प्रति शेयर से बढ़कर आधे साल में 300 युआन प्रति शेयर हो जाने वाला था। ये मेरे पैसे को तेजी से बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका था। मैंने सारा 1.2 मिलियन उसी स्टॉक में लगा दिया और 300 गुना बढ़ने का इंतजार करने लगा। दूसरी तरफ मेरा भाई, जिसके पास एग्जाम गॉड का तावीज था, पिछले जन्म की तरह मेहनत से पढ़ने की बजाय क्लास में सोता रहता था या मैगजीन पढ़ता था। होमवर्क कभी नहीं करता था। टीचर भी उसे डांटते थे, लेकिन वो बेफिक्र होकर जवाब देता, मैं नेचुरल जीनियस हूँ, मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम आते ही मैं प्रोविंशियल टॉप स्कोरर बनकर दिखा दूंगा। टीचर ने उसे पढ़ाने की कोशिश छोड़ दी, लेकिन मैं अभी भी मेहनत से पढ़ता रहा। हालांकि पिछले जन्म में मैं प्रोविंशियल टॉप स्कोरर बना था और किंगबे में पोस्ट डॉक्टरेट भी किया था। फिर भी मैं एंट्रेंस एग्जाम को हल्के में नहीं लेना चाहता था। लेकिन इस बार मेरा टारगेट किंगबे नहीं था और खासकर पिछले जन्म वाला रास्ता बिल्कुल नहीं चलना चाहता था। जब स्वर्ग ने मुझे रिबॉर्न होने का मौका दिया है तो उसी रास्ते पर दोबारा चलना बेकार है। इसके अलावा इस जिंदगी में मैं लियू रुयान से बिल्कुल नहीं। टेक जीनियस लड़का और बिजनेस जीनियस लड़की का पावरफुल लव कॉम्बिनेशन। दुनिया को लगता था कि वो मिथक जैसा परफेक्ट कपल है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि मैं हर कदम नंगे पैर तीखी चाकुओं पर चल रहा था। खून बह रहा था, दर्द हो रहा था, फिर भी दुनिया के सामने मुस्कुराना पड़ता था। मेरे भाई के पास एग्जाम गॉड का तावीज था। हालांकि वो आलसी था और पढ़ता नहीं था, फिर भी उसके एग्जाम रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ता था, बल्कि वो हमेशा मुझसे 1 पॉइंट ज्यादा लाकर स्कूल में फर्स्ट आता था। टीचर्स और क्लासमेट्स उसकी तारीफ करते रहते थे। मेरे भाई का नाक आसमान पर रहता था। जब भी मुझे पढ़ते देखता वो मुझ पर तंज कसता, भाई तुम कितनी भी मेहनत कर लो मुझे नहीं हरा सकते। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि पढ़ाई छोड़ दो और अपने पथेटिक वेल्थ गॉड तावीज से लॉटरी टिकट खरीदो। जैद 1 साल अच्छा खाओ पियो और फिर गरीब होने का इंतजार करो। मैं उसकी बात
बातों को इग्नोर कर देता। मेरे स्टॉक्स पहले ही 100 गुना बढ़ चुके थे। मेरे अकाउंट में नए 100 मिलियन से ज्यादा हो चुके थे। मुझे लग्जरी लाइफ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे तो बस 3 टाइम वो खाना चाहिए जो मुझे पसंद हो और अच्छी नींद। लॉटरी अब और नहीं खेलूंगा। जीतने का मौका दूसरों को भी देना चाहिए। दिन बीतते गए। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम नजदीक आता गया। जब डोंगफांग टेक्नोलॉजी का शेयर 300 युआन प्रति शेयर पहुंच गया तो मैंने सारी होल्डिंग्स बेच दी। मेरे अकाउंट में 400 मिलियन से ज्यादा हो गए। बेशक मैं इसे पड़ा नहीं रहने देता। अपनी याद के सहारे मैंने कई पोटेंशियल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया ताकि पैसा और बढ़ता रहे। मेरा भाई अपने हैंडसम चेहरे और जीनियस बॉय इमेज की वजह से जल्दी ही ऑनलाइन फेमस हो गया। अपनी नॉलेज शेयर करके उसने करीब 2 मिलियन कमा लिए, लेकिन पिछले जन्म से सबक नहीं सीखा और अपनी स्किल्स सुधारने की कभी कोशिश नहीं की। भाई अंदाजा लगाओ मैं किससे मिला? मेरा भाई मुस्कुराते हुए मेरे कमरे में घुसा। मैं रिसर्च डेटा कैलकुलेट कर रहा था, इसलिए ऊपर तक नहीं देखा। नहीं जानता और इंटरेस्ट भी नहीं है। जैसे ही मैं नाम बताऊंगा तुम्हारा इंटरेस्ट हो जाएगा। वो लियू रुयान है, बिजनेस जीनियस लड़की। मेरा भाई मुझे बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। पिछले जन्म में जो कुछ भी तुम्हारा था वो इस बार मेरा होगा। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अनजान बनते हुए बोला, मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। पिछले जन्म? इस जिंदगी? मुझे कोई पिछला जन्म याद नहीं है। ये सुनकर मेरा भाई शक से मुझे देखने लगा। तुम रिबॉर्न नहीं हुए? रिबॉर्न? क्या तुम ज्यादा नॉवेल्स पढ़कर पागल हो गए हो? मैंने जानबूझकर भौहें चढ़ाई और उसके माथे पर हाथ रखने की कोशिश की। उसने मेरा हाथ झटक दिया और मेरे कंधे पर थपकी मारते हुए निराशा से बोला, अरे मजा नहीं आया। मैं तो सोच रहा था कि तुम देखोगे कैसे मैं तुम्हारे पिछले जन्म की हर चीज छीन लेता हूँ, यहाँ तक कि लियू रुयान को भी। लेकिन कोई बात नहीं, इस जिंदगी में तुम मुझे किसी भी हाल में नहीं हरा सकते। किंग बे मेरा है, लियू रुयान मेरी है और सीईओ बनना भी मेरा है। जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम्हारा छोटा भाई होने के नाते मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि और कुछ लॉटरी टिकट खरीद लो ताकि भविष्य में गरीब और बदहाल न हो जाना। मेरी बेफिक्री ने उसे बुरा लगा। उसने दरवाजा जोर से बंद किया और चला गया। लेकिन मेरा भाई मुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। थोड़ी देर बाद वो फिर मेरे पास आया, फोन लेकर, स्क्रीन मेरी तरफ करके। वीडियो कॉल पर लियू रुयान थी। रुयान, मिलवाता हूँ, ये मेरा हैंडसम भाई है। स्क्रीन पर लियू रुयान को देखकर मुझे मन ही मन घृणा हुई। भूल जाओ, मुझे दूसरों के भाग्य का सम्मान करना चाहिए। ये मेरे भाई का अपना चुनाव है। जो भी नतीजा होगा वो खुद भोगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रुयान, मेरे भाई के बारे में क्या ख्याल है? खास नहीं। लियू रुयान का जवाब सुनकर मेरे भाई का चेहरा तुरंत चमक उठा। उसने मुझे घमंड से देखा भाई, रुयान कह रही है तुम खास नहीं हो। मैंने सहमति में सिर हिला दिया। हाँ, हेलो ब्यूटीफुल। मेरा भाई थोड़ा निराश हुआ, फिर वीडियो में बोला, वो अपनी जगह जानता है। उसे पता है कि पढ़ाई में भी और लुक्स में भी वो मुझसे मुकाबला नहीं कर सकता। बिल्कुल, वो तुमसे मुकाबला नहीं कर सकता। आखिरकार जीनियस इस दुनिया में कम ही होते हैं। सही कहा, और हम दोनों उन कम जीनियस में से हैं। दुनिया हमारी होगी, तब तक तुम्हारा भाई मेरे लिए काम करने लायक भी नहीं रहेगा। हाँ। उसके घमंड भरे और शैतानी हंसी सुनकर मैं मुस्कुराया और उसे बाहर धकेल दिया। फिर दरवाजा बंद करके लॉक कर लिया ताकि वो फिर से मुझे डिस्टर्ब न कर सके। तभी मेरे फोन पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। उसका प्रोफाइल पिक्चर और निकनेम देखकर मेरा खून ठंडा हो गया। लियू रुयान मुझे वीचैट पर क्यों ऐड कर रही है? मैंने रिबॉर्न होने के बाद नया फोन लेकर ये अकाउंट बनाया था। मैंने अभी तक अपने परिवार को भी नहीं बताया, सो भाई को भी नहीं। फिर लियू रुयान को मेरी वीचैट कैसे मिल गई? लेकिन इस जिंदगी में मैं उससे कोई लेना देना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने रिजेक्ट कर दिया और ब्लॉक भी कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। हेलो भाई, मैं लियू रुयान हूँ, तुम्हारे भाई की दोस्त। उसने दूसरा वीचैट अकाउंट इस्तेमाल करके मुझे ऐड करने की कोशिश की। इस मैसेज को देखकर मेरा खून और ज्यादा खौल गया। पिछले जन्म में मुझे उसका ये दूसरा अकाउंट पता चल गया था। मैंने चुपके से लॉग इन किया और जो कुछ देखा वो मेरी पूरी दुनिया हिला गया। दुनिया की नजर में लियू रुयान का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, उसका फिगर अनोखा था, वो बिजनेस जीनियस थी और हजारों लड़के उसे चाहते थे। ऑनलाइन एक पॉपुलर सॉन्ग भी था, अगर शादी करनी है तो लियू रुयान से करो। और उसके पति होने के नाते मुझे लोग ईर्ष्या की नजर से देखते थे। लेकिन सिर्फ मैं जानता था कि लियू रुयान का पति बनना सिर्फ दुख भरा नहीं बल्कि बहुत ही दर्दनाक था। इतना दर्दनाक कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में उसके साथ कोई रिश्ता नहीं चाहता। फिर भी वो भूत की तरह क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है? लियू रुयान से बचने के लिए मैंने अपना पूरा वीचैट अकाउंट ही डिलीट कर दिया। भाई, कल 5 बेसमेंट पर रुयान मुझे मिलने आ रही है। मेरा भाई फिर मेरे कमरे में घुस आया और शो ऑफ करने लगा। उसने कहा है कि वो मुझे एक अनफॉरगेटेबल और रोमांटिक गिफ्ट देने वाली है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया। लेकिन मेरे भाई को मेरी ठंडी प्रतिक्रिया पसंद नहीं आई। उसने मेरे कंधे पकड़ लिए और पूछा, क्या तुम मुझे जलन हो रही है? मैं उसे मजाकिया नजर से देखकर बोला, अगर तुम ऐसा सोचना चाहते हो तो मैं रोक नहीं सकता, लेकिन अब से मेरे सामने लियू रुयान का नाम भी मत लेना। मुझे नहीं जानना और ना ही इंटरेस्ट है। मेरे भाई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, आंखें फैल गईं। भाई, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, जो चीज तुम्हारी नहीं है और उस पर नजर मत डालना। वैसे भी रुयान तुम्हें बहुत नीचा समझती है। मैंने सहमति में सिर हिलाया। सही कहा, ठीक है, वो तुम्हें बहुत ऊंचा समझती है, वो तुमसे प्यार करती है। मैं तुम दोनों को हमेशा के लिए एक साथ बंधे रहने की कामना करता हूँ, कभी अलग न होना। मेरा भाई घमंड से बोला, बिल्कुल, इस जिंदगी में मैं उसके साथ एक एनविएबल डिवाइन कपल बनूंगा। तुम बस अपनी किताबों में मुंह घुसाए रखो। शायद मेरे भाई होने के नाते मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी जॉब ढूंढ दूंगा। अरे, उसे ये कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलता है? भले ही एग्जाम गॉड का तावीज उसके पास पूरी जिंदगी रहे, वो कभी भी पिछले जन्म वाला रास्ता नहीं चल सकता। साइंटिफिक रिसर्च एग्जाम जैसी नहीं होती कि तुरंत समझ आ जाए। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा भाई आखिरकार लियू रुयान को घर ले ही आएगा।
उस दिन स्कूल से घर लौटकर जब मैंने अपना दरवाजा खोला तो लियू रुयान को अपने कमरे में बैठे देखकर मैं चौंक गया। लिन फैन, हेलो। लियू रुयान ने अपनी सिग्नेचर मुस्कान बिखेरी और मुझे हाथ हिलाया। ज्यादातर लड़के उसे देखकर दिल हार बैठते, लेकिन मेरा दिल डर से धड़क रहा था। तुम कौन हो? तुम मेरे कमरे में कैसे घुस आई? मैं अनजान बनते हुए सख्त चेहरे से बोला। लियू रुयान, तुम्हारी फ्यूचर वाइफ। लियू रुयान खड़ी हुई और जहरीले सांप की तरह मुस्कुराई। मैं कांप गया। तो सिर्फ मैं और मेरा भाई ही रीबॉन्ड नहीं हुए थे, वो भी रीबॉन्ड हो चुकी थी, इसीलिए उसे मेरी वीचैट पता थी। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की और अविश्वास भरे स्वर में बोला, लियू रुयान, तुम्हारा दोस्त मेरा भाई है, मैं नहीं। कृपया तुरंत मेरे कमरे से बाहर निकलो। लिन फैन, नाटक मत करो। मुझे पता है तुम भी रीबॉर्न हो चुके हो, वरना तुम्हें ये फॉर्मूला कैसे पता होता? लियू रुयान ने मेरी डेस्क पर पड़ी ड्राफ्ट पेपर उठाया और पक्के अंदाज में कहा। मेरा चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया, लेकिन मैं तुरंत संभल गया। ये यूनिवर्सिटी लेवल मैथ कोर्स है, मुझे कुछ कैलकुलस पता होना बिल्कुल नॉर्मल है। लियू रुयान आर्ट्स स्ट्रीम की थी और यूनिवर्सिटी लेवल मैथ के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। वो नहीं बता सकती थी कि मेरा फॉर्मूला कैलकुलस है या रिसर्च डेटा। तभी कहीं से मेरा भाई प्रकट हुआ और उसने जोर से मुझे थप्पड़ मार दिया। उसकी आंखें खून से लाल थीं और वो हिस्टेरिकल होकर चिल्लाया, भाई तुम मेरी दोस्त से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? क्या जोड़ी है दोनों पागलों की? मैंने बिना सोचे उसे वापस थप्पड़ मार दिया। हर किसी को गोबर अच्छा नहीं लगता। अपनी दोस्त को लेकर मेरे कमरे से बाहर निकलो। गोबर? तुमने रुयान को गोबर कहा? लिन फैन, क्या ये सॉर ग्रेप्स वाला केस है? मेरे भाई का चेहरा काला पड़ गया। उसने लियू रुयान को खींचा। रुयान, मेरा भाई पागल है, उसकी बातों पर ध्यान मत देना। जब लियू रुयान मेरे पास से गुजरी तो मैंने वो थूक निकाला जो काफी देर से मेरे मुंह में था। तुम बीमार हो। लियू रुयान ने छिड़कर अपना चेहरा पोंछा, टाइक गाली दी और मेरे भाई के पीछे पीछे कमरे से बाहर चली गई। लियू रुयान के जाने के बाद वो बेवकूफ लड़का मेरा भाई फिर मुझे शो ऑफ करने आ गया। उसने लियू रुयान द्वारा दिए गए ब्लू डायमंड वॉच को मेरे सामने घुमाया। उस वॉच को देखकर मुझे फिर से उल्टी आने लगी। पिछले जन्म में लियू रुयान ने ये वॉच मुझे दी थी और उसे उतारने नहीं देती थी। हर रोज उस वॉच को देखकर मुझे अपना हाथ काट डालने का मन करता था, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती थी। मैं उस शैतानी लियू रुयान से लड़ नहीं सकता था। मुझे उसे जंजीर की तरह पहनना पड़ता था। ये वॉच कम से कम 1 मिलियन की है। रुयान इतनी जेनरस होकर मुझे दे रही है, इसका मतलब है वो मुझे कितना वैल्यू करती है और मुझसे शादी करना चाहती है। मेरा भाई घमंड से वॉच दिखाते हुए बोला। मेरे पीले चेहरे को देखकर उसे लगा कि मैं जलन और नफरत कर रहा हूँ। उसने मुझे घूरते हुए कहा, भाई कोई तुम रुयान से फिर कभी ऐसे बर्ताव नहीं करोगे। इस जिंदगी में लियू रुयान मेरी ही होगी। मैंने आंखें घुमाई। कितनी बार दोहराऊं, मुझे लियू रुयान में कोई दिलचस्पी नहीं है। कृपया मेरे सामने उसका नाम भी मत लेना। जल्दी ही कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का दिन आ गया। मैंने आराम से एग्जाम दिया। भले ही पिछले जन्म जैसा प्रोविंशियल टॉप स्कोरर न बन पाऊं, फिर भी टॉप 10 में जरूर रहूंगा। मेरा भाई भी एग्जाम हॉल से बहुत कॉन्फिडेंट होकर बाहर निकला। बाहर इंतजार कर रहे रिपोर्टर्स ने तुरंत उसे घेर लिया और इंटरव्यू शुरू कर दिया। स्टूडेंट लिंजो, क्या आपको इस कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का कॉन्फिडेंस है? मेरा भाई घमंड से बोला, कोई सरप्राइज ना हो तो मैं प्रोविंशियल टॉप स्कोरर बनूंगा। आखिरकार मैं चाइल्ड प्रोडिजी हूँ। ये तो सिर्फ कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम है। अगर मैं टॉप नहीं आया तो प्रोडिजी नाम का क्या फायदा? सही कहा। हम एग्जाम रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम प्रोविंशियल टॉप स्कोरर पा सकेंगे। मुझे पता चला कि स्टूडेंट लिन का एक बड़ा भाई भी है। उनके स्कोर कैसे रहे होंगे? क्या वो आपसे मुकाबला कर सकते हैं? जैसे रिपोर्टर ने दुनिया का सबसे बेवकूफ सवाल पूछ लिया हो। मेरा भाई हंस पड़ा और तिरस्कार भरी नजर से बोला, मेरा भाई, हालांकि हम जैविक भाई हैं, लेकिन हम दोनों में लुक्स और IQ दोनों में बहुत फर्क है। वो तो बस एक किताबी कीड़ा है जो रट्टा मारता है। जब मैं डीले स्कूल यूनिफॉर्म में वहाँ से गुजर रहा था तो उसने मुझे पकड़ लिया और रिपोर्टर्स के कैमरे के सामने पेश कर दिया। वो खुद अच्छे कपड़े पहने, चमकदार और हैंडसम, कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक था, जबकि मैं बेजान लगने वाला किताबी कीड़ा था। रिपोर्टर्स ने दोनों भाइयों में कितना फर्क है ये कमेंट किया और मेरे भाई की जमकर तारीफ की। मुझे उसका फॉइल बनने में कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने जानबूझकर खुद को और भी बेवकूफ और सुस्त दिखाया। जैसे ही मीडिया रिपोर्ट ऑनलाइन आई, मेरे भाई के फैंस की संख्या फिर बढ़ गई और 8 मिलियन हो गई। वो हर जगह खुद को मार्केट कर रहा था, लाइव स्ट्रीम करके ट्रैफिक और पैसा कमा रहा था और कुछ मिलियन और कमा लिया। वो अब छोटा मोटा मिलियनेयर बन चुका था जिसकी सब ईर्ष्या करते थे। उसने अपने कमाए हुए पैसे मेरे सामने लहराते हुए मुझ पर तंज कसा कि वेल्थ गॉड तावीज होने के बावजूद मैं गरीब ही दिख रहा हूँ। बेशक मैं उसे नहीं बताने वाला था कि मेरे स्टॉक मार्केट में लगाए पैसे पहले ही 1.2 बिलियन हो चुके हैं। जब ये 3 बिलियन पहुंच जाएंगे, नहीं तब मैं अपना बड़ा मूव करूंगा। तब तक 10 लियू रुयान भी हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत इंतजार किए गए कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट आ गए। कई रिपोर्टर्स हमारे घर के बाहर इंतजार कर रहे थे इंटरव्यू के लिए। आखिरकार इस जीनियस ने प्रोविंशियल टॉप स्कोर का दावा किया था, इसलिए चाहे वो टॉप आए या ना आए, ये हॉट टॉपिक था। जहां तक मेरी बात है, मैंने पहले ही चुपचाप दूर कहीं छिप लिया था ताकि कोई झंझट ना हो। रिजल्ट ऑफिशियली आने से पहले मुझे किंग बे और किंग बे की 2 टॉप यूनिवर्सिटीज किंग बे के एडमिशन ऑफिस से फोन आए। उन्होंने मुझे बहुत जेनरस ऑफर दिया। ये कॉल पिछले जन्म जैसे ही थे, इसलिए मुझे यकीन हो गया कि मैंने अच्छा किया है। मैंने किंग बे का शुक्रिया अदा करते हुए पॉलिटली डिक्लाइन कर दिया और कहा कि मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूँ। देश के प्रति देशभक्ति से भरा दिल रखते हुए मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। पिछले जन्म में भी ये सपना था, लेकिन लियू रुयान मुझे हमेशा कंट्रोल करती रही और मैं उसके निजी इच्छाओं का टूल बनकर रह गया। इस जिंदगी में मैं किंग बे की शोहरत के पीछे नहीं भागूंगा और लियू रुयान से कोई कनेक्शन नहीं रखूंगा।
मुझे आजाद रहना है। आखिरकार कॉलेज एंट्रेंस स्कोर आ गए। ठीक पिछले जन्म की तरह, न ज्यादा न कम, मेरे भाई का स्कोर अभी भी मुझसे 1 पॉइंट ज्यादा था। मेरा भाई प्रोविंशियल टॉप स्कोरर बन गया। उसने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि मैंने उसके ट्यूशन की वजह से अच्छे स्कोर किए हैं। जब लोगों ने मुझसे पूछा तो मैंने भी वही जवाब दिया, वो जितनी चाहे शोहरत ले ले, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। मेरे भाई का जीनियस पर्सोना और मजबूत हो गया और उसके फैंस फिर बढ़ गए। कॉलेज अप्लाई करने का समय आया तो मेरे भाई ने गंभीर होकर मुझे चेतावनी दी, भाई मैं किंग बे जा रहा हूँ, उम्मीद है तुम अपनी जगह जानते हो। मेरे साथ वही स्कूल मत चुनना, वरना मेरी चमक तुम्हें छिपा देगी। मैं मुस्कुराकर बोला, चिंता मत करो, मुझे किंग बे में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी अप्लाई कर रहा हूँ, ये सबसे अच्छा है। लेकिन जब तुम अप्लाई करोगे तो मेरे सामने करना, कहीं तुम अपना वादा तोड़ ना दो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने उसके सामने ही अप्लाई किया। मैंने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में बायोकेमिकल एंड न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजी चुनी। ये वही मेजर था जो मैंने पिछले जन्म में पढ़ा था, लेकिन मजबूरन कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल करना पड़ा था और देश की सेवा नहीं कर पाया था। जल्दी ही मेरे भाई और ल्यू रुयान ने हाई प्रोफाइल पोस्ट करके अपनी रिलेशनशिप अनाउंस कर दी। दोनों को किंग बे यूनिवर्सिटी में अर्ली एडमिशन मिल गया। जीनियस बॉय और बिजनेस प्रोडिजी गर्ल का ये यूनियन फिर से मेरे भाई को ढेर सारे फैंस और ट्रैफिक दिला गया। उसकी पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी, ए लिस्ट सेलिब्रिटी आइडल्स जितनी। जब उनके अर्ली एडमिशन नोटिस आ गए और मेरा अभी तक नहीं आया था और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से इंटरव्यू के लिए कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ था, तो मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। मैंने कॉलेज एप्लीकेशन एनरोलमेंट सिस्टम में लॉग इन किया और हैरान रह गया। मेरी सिर्फ एक चॉइस नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी को कैंसिल कर दिया गया था। उसकी जगह एक बहुत ही खराब वोकेशनल कॉलेज रख दिया गया था। मेरा दिल बैठ गया। मैं कमरे से बाहर भागा और खुशी से चमकते हुए अपने भाई को पकड़ लिया। लिंजो, तुमने मेरे एप्लीकेशन को बदलने की हिम्मत कैसे की? मेरा भाई बेफिक्री से मुझे धकेलते हुए बोला, हाँ मैंने बदला है तो क्या? और तुम मेरे इकलौते भाई हो। मैं तुम्हें देश को सौंपना नहीं चाहता और ना ही मैं अकेला माता पिता की देखभाल का जिम्मा उठाना चाहता हूँ। वैसे भी तुम्हारे लिए तो वोकेशनल कॉलेज ही फिट है। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने जोर से उसे थप्पड़ मार दिया। तो फिर देखते हैं कि तुम कितने लायक हो। बेशक मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जाने के अपने सपने को ऐसे नहीं छोड़ सकता था। वहाँ जाने से ही मैं ल्यू रुयान से सचमुच बच सकता था। पिछले जन्म में मेरी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के चांसलर से मुलाकात हुई थी और उनका कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास था। मैंने चांसलर को फोन किया और अपनी स्थिति बताई। उन्होंने मुझे कैपिटल आने और इंटरव्यू देने को कहा। मैंने तुरंत फ्लाइट बुक की और प्लेन में बैठ गया। कैपिटल पहुंचकर मैं चांसलर से मिला। मुझसे बात करने के बाद चांसलर ने तुरंत एक्सेप्शन देकर मुझे एडमिट करने का ऑफर दे दिया। उन्होंने मुझे बायोकेमिकल एंड न्यूक्लियर एनर्जी टीम भी देने का वादा किया, या बस शर्त ये थी कि रिसर्च का फंडिंग मैं खुद कर सकूं। मेरे स्टॉक एसेट्स पहले ही 3 बिलियन पहुंच चुके थे। फंडिंग कोई समस्या नहीं थी, मुझे तो बस एक प्लेटफॉर्म और टैलेंटेड टीम चाहिए थी। लेकिन जब मेरे भाई को पता चला कि मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में एडमिट हो गया हूं तो वो हैरान होकर बोला, तुम नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिट हो सकते हो अपने मेरिट से? मैं सूटकेस लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। जाते जाते मैंने पीछे मुड़कर उसे याद दिलाया, हमारे गुड लक चार्म्स अब एक्सपायर होने वाले हैं। किंग बे में एंट्रेंस एग्जाम होगा जिसमें स्किल्स टेस्ट होंगे, तब अपनी असली औकात मत दिखा देना। मेरे भाई के चेहरे पर पल भर के लिए घबराहट दिखी, लेकिन वो तुरंत संभल गया। मुझे तो पहले ही एडमिशन मिल चुका है, मुझे नहीं लगता कि वे मुझे निकाल सकते हैं। आखिरकार मैं 10 मिलियन फैंस वाला इंटरनेट सेलिब्रिटी हूँ, वे इतने बेअदब नहीं होंगे जो भी हो। मैं सूटकेस घसीटता हुआ अपने सपने की तरफ बढ़ गया, देश की डिफेंस में योगदान देने। जैसे ही मैं प्लेन से उतरा मेरा फोन बजा। अननोन नंबर देखकर मैंने सोचा कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से होगा, लेकिन फोन पर ल्यू रुयान की मोहक आवाज सुनाई दी, लिन फैन, मैं तुम्हें तुरंत नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से विथड्रॉ करने को कहती हूँ, वरना मैं तुम्हारे भाई की जिंदगी नर्क बना दूंगी। पिछले जन्म में भी ल्यू रुयान ने मेरे भाई की जिंदगी से मुझे धमकाया था। उस समय मैं भाई के रिश्ते को बहुत अहमियत देता था और उसे अपनी कमजोरी बनने दिया, लेकिन इस जिंदगी में उसने हर कदम पर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, यहाँ तक कि मेरे एप्लीकेशन में बदलाव करके फैमिली अफेक्शन का आखिरी कतरा भी खत्म कर दिया। अब मैं उसके जिंदा या मरने की परवाह नहीं करूंगा, खासकर अगर ल्यू रुयान से जुड़ना पड़े। मैंने ल्यू रुयान से एक शब्द भी नहीं कहा, बस फोन काट दिया, उसका नंबर ब्लॉक किया और फोन स्विच ऑफ कर दिया। स्कूल पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करते समय चांसलर ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया और शिकायत पत्रों का एक ढेर मेरे सामने रख दिया। ये सारे पत्र तुम पर खराब मॉरल कैरेक्टर और एग्जाम में चीटिंग का आरोप लगा रहे हैं, तुम्हारा क्या कहना है? मुझे पता था कि ये पत्र ल्यू रुयान का ही काम है। उसे पता था कि एक बार मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में घुस गया और स्टेट प्रोटेक्टेड रिसर्चर बन गया तो वो कभी भी मुझसे संपर्क नहीं कर पाएगी या मुझे कंट्रोल नहीं कर पाएगी या इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। मैंने पत्र नहीं खोले, इसके बजाय मैंने चांसलर को शांत नजरों से देखा। चांसलर, मेरा मन साफ है, अगर आपको मुझ पर शक है तो आप मुझे प्रोबेशन पीरियड दे सकते हैं। मैंने खास तौर पर तुम्हें चुना है, मुझे तुम पर भरोसा है, मुझे उम्मीद है कि तुम हमारे देश की डिफेंस में योगदान दोगे। हमें तुम जैसे टैलेंट की बहुत जरूरत है। चांसलर ने मेरे कंधे पर थपकी दी और मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ इशारा किया। मैंने मुड़कर देखा तो 2 जन्मों से मेरे सपनों में आने वाला चेहरा दरवाजे पर खड़ा था। मेरा छोटा सा दिल जोरों से धड़कने लगा। बाइनिंग बिंग मेरे परिवार की वो छोटी लड़की। चांसलर ने उसे इशारा करते हुए मुझे बताया, वो तुम्हारी टीम में शामिल होना चाहती है। देखो अगर तुम उसे चाहते हो या नहीं। हाँ, मैं चाहता हूँ। मैंने बिना सोचे उत्साह से सिर हिला दिया। मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में इतनी जिद इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे देश की
डिफेंस में योगदान देना था, लेकिन सबसे बड़ी वजह बाई निंगबिंग के साथ काम करना और उसके साथ रहना था। थैंक यू जूनियर लिन, आगे चलकर मेरा ख्याल रखना। बाई निंगबिंग ने मुझे हाथ बढ़ाया। मैंने घबराते हुए उसका हाथ थामा। जैसे ही मैं हाथ छोड़ने वाला था, उसने अचानक मेरा हाथ जोर से दबाया। उसकी आंखों में उत्साह चमक रहा था। लिन फैन, और ये मैं तुम्हारा बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी। मैं हैरानी से उसे देखने लगा। तुम मुझे जानती हो? मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से जानती हूँ, इतने लंबे समय से कि लगता है जैसे एक पूरी जिंदगी बीत गई हो। बाई निंगबिंग ने मुझे गहरी नजर से देखा। उसकी आंखों में मतलब भरी चमक थी। मुझे समझ आ गया, वो भी रिबॉर्न हो चुकी थी। मैं हमेशा सोचता था कि उसके लिए मेरे फीलिंग्स वन साइडेड क्रश हैं। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वो भी मेरा इंतजार कर रही थी। मेरी आंखें थोड़ी लाल हो गईं। मैंने सिर झुकाकर प्यार भरी नजर से उसे देखा। तो क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ? बाई निंगबिंग ने अपनी बाहें खोल दी और मेरी बाहों में आ गई। उसके दिल की धड़कन महसूस करके मुझे लगा जैसे मैं किसी ऐसे सपने में हूँ जिससे मैं कभी नहीं जागना चाहता। जल्दी ही बाई निंगबिंग और मैंने एक रिसर्च टीम बनाई। पिछले जन्म की यादों के आधार पर हमने उन टैलेंटेड लोगों को रिक्रूट किया जो अभी युवा थे लेकिन भविष्य में ना बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल करने वाले थे। रिसर्च फंड मेरे अपने थे, इसलिए मैं उन्हें फ्री में इस्तेमाल कर सकता था। हमारी टीम के हर प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से आगे बढ़े। एक के बाद एक रिसर्च ब्रेक थ्रू आए, बाकी दुनिया से आगे निकल गए और हमारे देश की डिफेंस कैपेबिलिटी को बहुत मजबूत कर दिया। इससे आम देश के नेतृत्व वाले पश्चिमी देश सतर्क हो गए। कहा जाता है कि आम देश की मिलिट्री ने मेरे सिर पर बहुत बड़ी कीमत रख दी है, लेकिन कोई मुझे ढूंढ नहीं पा रहा और ना ही मेरी असली पहचान जानता है। नेशनल डिफेंस रिसर्च में कदम रखते ही मैं अब खुद नहीं रहा, बल्कि कोडनेम डियोरा एक बन गया था। बाई निंगबिंग और मैं दोनों में मानसिक रूप से और रिसर्च में बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी थी। हमने न तो काम को रिश्ते में आने दिया और न ही रिश्ते को काम में आने दिया। जिस इंसान से प्यार हो उसके साथ वो काम करना जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो, ये सचमुच सुख की बात है। जहाँ तक लियू रुयान द्वारा लाए गए नाइटमेयर की बात है, वो पूरी तरह खत्म हो चुका था। अब मैं कोई प्रोटेक्टेड पर्सन नहीं रहा जिससे वो कोई कनेक्शन बना सके। जहाँ तक मेरे भाई और उसकी क्या हालत है, मुझे अब बिल्कुल परवाह नहीं है। हालांकि मैं सिर्फ रिसर्च में सिर घुसाए रहने वाला इंसान नहीं हूँ। कभी कभी मैं ऑनलाइन उनके बारे में न्यूज देख लेता हूँ। इस जिंदगी में मेरे बिना लियू रुयान असली बिजनेस टाइकून नहीं बन पाई। उसने कंपनी जरूर खोली, लेकिन 6 महीने में ही दिवालिया हो गई। अवैध फंडरेजिंग के लिए उसे 15 साल की सजा भी हो गई। जहाँ तक मेरे भाई लिन जो की बात है, एग्जाम गॉड तावीज एक्सपायर होने के बाद किंग बे यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में चीटिंग करते पकड़ा गया और उसे निकाल दिया गया। लाइव स्ट्रीम में वो अब एलिमेंट्री स्कूल का सिंपल मैथ भी नहीं सॉल्व कर पाता था और जूनियर हाई का इंग्लिश आर्टिकल भी पूरा नहीं पढ़ पाता था। उसका जीनियस बॉय पर्सोना तुरंत ढह गया। फैंस एक के बाद एक अनसब्सक्राइब करने लगे और उसे इंटरनेट से बैन कर दिया गया। पिछले जन्म की तरह वो फिर गरीब और बदहाल हो गया, जिसकी वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। लोग उसकी हालत की वीडियो बनाकर ऑनलाइन डालते थे। वो हर किसी से पूछता फिरता आखिर क्यों मेरे भाई जो भी चुनता है वो उड़ान भर लेता है और जो भी मैं चुनता हूँ वो मुसीबत बन जाता है। कोई राहगीर उसे जवाब नहीं देता था, लेकिन मैं उसे बताना चाहता था तुम क्या चुनते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि तुम मेहनत करते हो या नहीं। सिर्फ मेहनत से हासिल की हुई चीजें कभी गायब नहीं होती।